उत्तराखंड में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई है और इस आंदोलन की शुरुआत का श्रेय उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिसने मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का निर्माण किया। आप देखिए, पिछले 24 वर्षों में उत्तराखंड में सरकारें बनती रही, लेकिन जो लोगों के सवाल थे, जो लोगों के अपने मुद्दे थे, उनका आज भी निस्तारण न होना, उन पर बात न करना, कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर उन पार्टियों के प्रति भरोसा कम हुआ है। हमारा मानना है, मूल निवास भू कानून का आंदोलन जनता का आंदोलन है और इस सामाजिक आंदोलन को हम आगे भी सामाजिक रूप से ही लड़ने के लिए बाध्य हैं। मीडिया के साथी हमसे सवाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि अब पॉलिटिकल पार्टियां भी मूल निवास भू कानून पर आंदोलन करने जा रहे हैं। आपका इस पर स्टैंड क्या है? संघर्ष समिति को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, ये हमसे हमारे मीडिया के साथी लगातार पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि संघर्ष समिति के पदाधिकारी होने के नाते हमें जनता के बीच अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए कि हम पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे के नीचे आंदोलन में शामिल होंगे या नहीं। तो हमारा स्पष्ट मत है, हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, जनता द्वारा बनाई गई मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे के नीचे खड़ी नहीं होगी। ये हमारा स्टैंड क्लियर है और आपने देखा भी होगा, संघर्ष समिति ने हर बार इस बात का विरोध किया है कि आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे, डंडे या उनके बैनर नहीं होने चाहिए। आपने गैरसैंण में भी देखा होगा, हमने इसका पुरजोर विरोध किया और ऋषिकेश में भी ये निर्णय लिया गया महारैली से पहले कि किसी भी पार्टी के झंडे, बैनर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और यही कारण रहा कि ऋषिकेश महारैली ऐतिहासिक हुई। आने वाले समय में भी संघर्ष समिति का स्टैंड क्लियर है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नीचे इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये जनता का मत है, जनता जैसा हमसे कहती है, जो जनता चाहती है, जो जनता की भावनाएं हैं, वो आज हम पत्रकार साथियों के माध्यम से जनता के बीच रख रहे हैं। जो निर्णय होते हैं ये हमारे व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते हैं। जनता ने संघर्ष समिति बनाई और जनता ही निर्णय दे रही है कि ये मूवमेंट किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह आंदोलन कमजोर पड़ेगा। और इस बात की भी शंकाएं हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां अब इस मुद्दे को लेकर आगे आ रही हैं, उनके पीछे ऐसी कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो उनको आंदोलन के लिए आगे खड़ी कर रही है। हो सकता है कि इसके जरिए इस एक बड़े आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश हो रही हो, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो हम विशुद्ध रूप से चाहते हैं, ये जनता का आंदोलन है, जनता की इसमें सहभागिता हो रही है और हम आने वाले समय में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नीचे इस आंदोलन को खड़ा नहीं करेंगे। एक और सवाल हमेशा से उठता आया है कि ये जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक आंदोलन के जरिए कैसे इन मुद्दों का हल निकाला जा सकता है। तो इस पर हमारा मत है, हम मानते हैं कि इन मुद्दों का हल विधानसभा में होना है, लेकिन अभी आप देखिए, विधानसभा में जिन लोगों को, जिन नेताओं को हमारी जनता ने भेजा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर ये मजबूत कानून बनाए, यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित करें। इसलिए आंदोलन सामाजिक रूप से चल रहा है। अब आने वाले समय में जनता क्या निर्णय देती है, क्या निर्णय लेगी, क्या जनता इस बारे में सोचती है? अगर पॉलिटिकल पार्टियां जो समय सत्ता में है वो अगर इन मुद्दों का हल नहीं निकालती हैं
आगे जो जनता निर्णय लेगी फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे। फिलहाल हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और संघर्ष समिति की पूरी टीम पूरे उत्तराखंड में इस बात पर सहमत है। जगह जगह मीटिंग होने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फिलहाल संघर्ष समिति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के नीचे इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारा यह है कि 10 नवंबर को हम लोग हरिद्वार में महारैली करने जा रहे हैं और इसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। वहाँ पे लगातार बैठकें की जा रही हैं, लोगों के बीच हमारी टीमें पहुँच रही हैं और हरिद्वार में जिस तरह का माहौल हम देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि ऋषिकेश से भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर होंगे, इस महारैली का हिस्सा बनेंगे। और जब हम हरिद्वार में इस महारैली को करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे सवाल हैं, जो वहाँ की हमारी कृषि भूमि है, जो वहाँ के मूल निवासियों की जो जिस पर वो गन्ना उत्पादन करते हैं, उसको बचाने की भी लड़ाई है। आज सवाल गंगा गुड़ और गन्ने को बचाने का भी सवाल है, जिससे वहाँ के लोगों की आर्थिक मजबूत होती है, उसको बचाने का भी सवाल है। जब जब हरिद्वार में रैली की बात होती है तो पहाड़ मैदान की भी बात होती है, तो हमने इसमें पहले ही स्पष्ट अपना मत दे दिया है। तराई के जो मूल निवासी हैं उनको भी मूल निवास के अधिकार की, जो यहाँ के तराई के मूल निवासी हैं चाहे पहाड़ के हैं, सभी की एक ही समस्या है, एक ही मांग है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। तराई और पहाड़ का सवाल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद 10 नवंबर के बाद हमने तय किया है, क्योंकि अभी केदारनाथ में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं और 23 तारीख को केदारनाथ चुनाव के नतीजे आएंगे, तो हमने सरकार से कहा है, सरकार नतीजे आने के 2 दिन के भीतर कैबिनेट बैठक में जो भूमि कानून में संशोधन हुए हैं उन संशोधनों को वापस नहीं लेती है, अध्यादेश के जरिए और विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर, तो संघर्ष समिति ने यह भी तय कर दिया है कि हम लोग 26 नवंबर जिस दिन हमारा संविधान दिवस है, उस दिन शहीद स्मारक देहरादून में हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमने 26 नवंबर की तिथि तय की है संविधान दिवस के दिन, और हम सरकार को समय दे रहे हैं। अभी भी सरकार के पास समय है। सरकार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 23 तारीख के बाद 2 दिन के भीतर कैबिनेट बैठक बुला के अध्यादेश लाए और जो काले कानून इस राज्य पर थोपे गए हैं उनको वापस लिया जाए। ये हमारी सरकार से मुख्य मांग है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमें भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और आप देखिए कि जब मलिन बस्तियों को बचाने की बात आती है, मलिन बस्तियों को नियमितीकरण की बात आती है, तो सरकार रातों रात अध्यादेश ले आती है। लेकिन जब यहाँ के जमीनों के कानूनों को कमज़ोर किया जाता है और जनता मांग करती है कि इन कानूनों को मजबूत किया जाना चाहिए, तो सरकार अध्यादेश नहीं लाती है। सरकार कहती है कि बजट सत्र में हम इस कानून को लाएंगे। तो हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ज़मीनें बिक रही हैं, लगातार निवेश के नाम पे ज़मीनों को खरीदा जा रहा है और बजट सत्र होते होते कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीनों का लुट जाए। हमें इस बात का भी अंदेशा है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले और इसका फैसला तुरंत करे।